एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। कुछ ऐसा ही नवारो करते जा रहे हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर ब्रिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो एकदम सीधे सीधे तौर पर पीएम मोदी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा वो नवारों ने या फिर अमेरिका ने अंदाजा नहीं लगाया होगा, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ नवारों की तरफ से भी क्या बातें की गई। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीटर नवारो ने एक पोल अरेंज करा था कि भाई इनके जो ट्वीट आते हैं उन पर कम्युनिटी नोट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और इस पर बहुत सारे लोगों ने वोटिंग कर दिया कि लगना चाहिए। और उसके बाद स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं पीटर नवारो का। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जनसंख्या है ना भारत का, तो कुछ हजार लोगों को लगा दिया था इस पोल में, इसलिए ये पोल का रिजल्ट भी गलत आया है। वैसे आपको बता दूं, अजीब सीन हो रहा है इस वक्त अमेरिकी प्रशासन में। क्या हो रहा है, विदेश नीति बोलने वाले लोग, विदेश नीति करने वाले लोग अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं, जबकि ये वो लोग हैं जो बहुत अनुभवी हैं। सबके बाल सफेद हो चुके हैं, उम्र काफी हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा अनुभव अपने पास रखते हैं, लेकिन इनकी हरकतों से लग नहीं रहा है कि वो अनुभव इस वक्त ये दिखला रहे हैं। पर इस बीच में एक बड़ी चीज हुई, और वो हुई ब्राजील के राष्ट्रपति ने बुलाया था ब्रिक्स का सम्मेलन, और इस ब्रिक्स के सम्मेलन में वर्चुअल तौर पर सारे नेता पहुंचे। वैसे अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे। भारत की तरफ से एस जयशंकर थे जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अपनी स्पीच दी, पर उनके स्पीच से पहले मैं आपको बता दूं ब्रिक्स के नाम से किस तरीके से नवारो भड़के हुए हैं या फिर अमेरिका अपने आप को प्रभावित महसूस कर रहा है। यहाँ पर नवारो ने एक बयान दिया, ब्रिक्स लास्ट नहीं करेगा। इस वीडियो में देखिए। Well, let's see how this is going to work out. Let's see, okay, Russia getting into bed with China. China claims they own Vladivostok, the Russian port, and they're already through massive illegal immigration into Siberia, basically colonizing Siberia, which is the biggest landmass of the Russian semi-empire. So good luck with that, Putin. And then India, of course, is at war with China for decades, I just remembered, it was China that gave Pakistan a nuclear bomb. You got ships flying around the Indian Ocean now with Chinese flags. Modi, see how you kind of work that out. And meanwhile, the Brazil economy is going down the tubes because of Lula's socialist policies. Well, they keep the real leader of that country in a cell. So let's see what happens. But the bottom line is none of these countries can survive if they don't sell to the United States. And when they sell to the United States, their exports, they're like vampires sucking our blood dry with their unfair trade practices. So, let's see what happens, but I don't see how the BRIC alliance stays together since historically they all hate each other and kill each other. और वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स के जो मेंबर हैं ना, वो वैम्पायर हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मतलब अजीब तरीके से ये अपने डर को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। खैर, ये नवारो का बयान है कि वैम्पायर हैं ये लोग खून चूसते हैं, बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका के साथ इनको व्यापार करना है। पर एक डर है जो इनको दिख रहा है, और एक बहुत बड़ी चीज जो हो भी रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए, लाओस के पीएम ने क्या कहा। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। This alliance has always been a strong group in our view. It is a big portion of the global population, and with high rates of GDP increase shown each year. So it will be a significant cooperation platform, especially for developments in terms of economy and trade in regions such as Asia, Europe, Latin America, and Africa. It has always provided a platform for its member states and dialogue partners to have a better economic cooperation and product trades, and in terms of politics.
The BRICS alliance provides a turning point from a unipolar world into a multipolar world, where multilateral cooperation strives better than unilateral measures and also provides alternatives for member states and dialogue partners in terms of economic trade. During his recent meeting in Russia, our president clearly stated our intention to join the BRICS at the meeting. The Lao PDR has always supported the economic cooperation in the multilateral system and in multi-frameworks and multi-platforms and in compliance with the instruments of the World Trade Organization, especially economic cooperation that is free of choice and fair in our negotiation processes. So be it multilateral or bilateral, we welcome economic cooperation. लाओस ने इस बात को कंफर्म किया कि आज की डेट में ना ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव बन गया है ताकि व्यापार को लेकर बातचीत किया जा सके, व्यापार को लेकर आगे बढ़ा जा सके। ब्रिक्स बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने आप में रखता है जो दुनिया में ब्रिक्स को ताकतवर बना सकता है। बस ये एकजुट होने की बात है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये 1930 की है जब अमेरिका ने ऐसा ही कानून लाया था और उस समय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ग्लोबल तौर पर व्यापार ठीक वैसे ही प्रभावित हुआ था जिस तरीके से आज प्रभावित हो रहा है। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो खुलकर विरोध कर सके। देशों ने विरोध किया, अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से विरोध किया, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो विरोध कर सके। पर हाँ, मंदी आई, बहुत ही खतरनाक मंदी आई। 1930 में जिस तरीके से टैरिफ से इन्होंने अपना खजाना भरा, वैसे ही साल 2025 में भी इनका यही इरादा है कि ये अपने खजाने को भरे। पर इस समय थोड़ा सीन अलग है। इसलिए सीन अलग है क्योंकि यहाँ पर एक संगठन है और वो संगठन अब विरोध में आ रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया गया ये बैठक, जिस बैठक में सबने अपने विचार व्यक्त किए। ब्राजील तो खुलकर कह रहा है कि हमें ये भी विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम जवाब दे सकते हैं। वहीं भारत की तरफ से क्या कहा गया, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। Approaches to promote trade that is sustainable. Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. The BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states. Where India is concerned, some of our biggest deficits are with BRICS partners, and we've been pressing for expeditious solutions. डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की तरफ से कहा, बहुत ही बोल्ड तरीके से अपनी बात रखी। अमेरिका का नाम लिए बिना उसके टैरिफ्स, गैर व्यापारिक मुद्दे जैसे रूस तेल खरीदने को व्यापार से जोड़ने की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां दुनिया के व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। जयशंकर ने ब्रिक्स को एक उदाहरण स्थापित करने वाला मंच बताया जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के प्रवाह को स्थिर कर सकता है। फिर उन्होंने व्यापार घाटे की भी बात कही और जयशंकर ने यूक्रेन की भी बात की, मध्य पूर्व संघर्षों की भी बात की, जलवायु संकट जैसे चुनौतियों की भी बात की। यहाँ भारत ने एक चीज तो साफ कर दिया कि दुनिया में जो ब्रिक्स का परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए कहीं न कहीं भारत भी तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि भारत डी डॉलराइजेशन का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन डी रिस्किंग पर जरूर काम कर रहा है, यानी कि कुछ हद तक उसके व्यापार उसकी करेंसी में हो, इस तरह की कोशिश जरूर भारत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WTO को केंद्र में रखकर एक प्रणाली बनाए जाने की बात कही और कहा कि जिस तरीके से लोग व्यापार को अपने देश के अंदर सीमित रखना चाहते हैं, उसको खारिज किया जाए। उसके अलावे दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी बात कही। इन्होंने रामाफोसा ने कहा कि एक तरफा टैरिफ की कार्रवाइयां गलत है और ये एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती हैं जिसमें सब अपना अपना सिर्फ सोच रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ के लिए गंभीर कठिनाइयां और खतरे पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा कि टैरिफ ब्लैकमेल, बाजारों पर कब्जा करना और घरेलू सामानों पर हस्तक्षेप करने का एक हथियार की तरह बन चुका है। ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया है और अगस्त 2025 से ब्राजील ने अमेरिका को 18.5% सामान कम भेजना शुरू कर दिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी अपनी बात को साफ साफ रख दी है कि बढ़ती बाधाएं और जटिल लेन देन व्यापार में मदद नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे व्यापार प्रैक्टिस से बचना चाहिए।
खैर, ब्रिक्स अब एक चुनौती की तरह धीरे धीरे अमेरिका के सामने खड़ा होता जा रहा है और जैसे जैसे अमेरिका प्रतिबंधों की शुरुआत कर रहा है, आप समझ लीजिए कि ये प्रतिबंध अमेरिका को भारी पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसमें क्यों नहीं शामिल, भारत की तरफ से पीएम मोदी इसमें क्यों नहीं शामिल हुए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है चूंकि अभी भारत एकदम से कठोर संदेश अमेरिका को नहीं देना चाह रहा है, इस वजह से भी यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर गए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर देखा गया है कि पीएम मोदी की जगह कई सारे बैठकों में डॉक्टर एस जयशंकर होते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिक्स आगे बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।